पीरे कामिल किस्त नंबर 25। सलाल पिछली रात एक फास्ट फूड आउटलेट से अपना पसंदीदा बर्गर लेकर आया था। वो फ्रिज में पड़ा था। साद ने उसे निकाल लिया। इसे रख दो, ये तुम ना खाना, सलाल ने जल्दी से कहा। क्यों? साद ने माइक्रोवेव की तरफ जाते हुए पूछा। इसमें पोर्क सुअर का गोश्त है, सलाल ने लापरवाही से कहा। मजाक मत करो, साद ठटक गया। इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? सलाल ने हैरानी से उसे देखा। साद ने जैसे फेंकने वाले अंदाज में प्लेट शेल्फ पर रख दी। तुम पोर्क खाते हो? मैं पोर्क नहीं खाता, मैं सिर्फ ये बर्गर खाता हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है, सलाल ने बर्नर जलाते हुए कहा। तुम जानते हो ये हराम है इस्लाम में? हाँ, मैं जानता हूँ। और फिर भी अब तुम फिर वही तबलीगी आवाज़ शुरू मत करना। मैं सिर्फ पोर्क ही नहीं खाता, हर किस्म का गोश्त खा लेता हूँ, सलाल ने लापरवाही से कहा। वो फ्रिज की तरफ जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। खैर, इसमें ऐसी बेयकीनी वाली क्या बात है? ये खाने के लिए ही होता है। वो अब फ्रिज में पड़े दूध के पैकेट को निकाल रहा था। हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती, साथ कुछ तिलमिलाया। ठीक है, तुम ज़्यादा मजहबी ना सही मगर मुसलमान तो हो, और इतना तो तुम जानते ही होगे कि पोर्क इस्लाम में हराम है, कम से कम एक मुसलमान के लिए। सलाल खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ रहा। मेरे लिए कुछ मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगा। साद एकदम किचन से निकल गया। क्यों? सलाल ने मुड़कर उसे देखा। साद वाश बेसिन के सामने खड़ा साबुन से हाथ धो रहा था। क्या हुआ? सलाल ने उससे कदरे हैरानी से पूछा। साद ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उसी तरह कलमा पढ़ते हुए हाथ धोता रहा। सलाल चुभती हुई नज़रों से होंठ बींचे उसे देखता रहा। हाथ धोने के बाद उसने सलाल से कहा, मैं तो इस फ्रिज में रखी कोई चीज़ नहीं खा सकता, बल्कि तुम्हारे बर्तनों में भी नहीं खा सकता। अगर तुम ये बर्गर खा लेते हो तो और भी क्या कुछ नहीं खा लेते होगे। चलो बाहर चलते हैं, वहीं जाकर कुछ खाते हैं। ये बहुत इंसल्टिंग है, सलाल ने कदरे नाराज़ी से कहा। नहीं, इंसल्ट वाली तो कोई बात नहीं है, बस मैं ये हराम गोश्त नहीं खाना चाहता और तुम इस मामले में परहेज़ के आदी नहीं हो, साद ने कहा। मैंने तुम्हें ये गोश्त खिलाने की कोशिश नहीं की, तुम नहीं खाते इसलिए मैंने वो बर्गर पकड़ते ही तुम्हें मना कर दिया, सलाल ने कहा। मगर तुमको तो शायद कोई फोबिया हो गया है, तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने अपने पूरे फ्लैट में इस जानवर को पाला हुआ है और रात दिन इन्हीं के साथ रहता हूँ। सलाल नाराज़ सा हो गया। चलो बाहर चलते हैं, साद ने उसकी नाराज़गी को ख़त्म करते हुए कहा। बाहर चलकर कुछ खाएंगे तो मैं बिल पे नहीं करूँगा, तुम करोगे, सलाल ने कहा। ठीक है, मैं कर दूँगा, नो प्रॉब्लम, तुम चलो, साद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। और अगली दफ़ा तुम मेरे अपार्टमेंट पर आते हुए घर से कुछ खाने के लिए लेकर आना, सलाल ने कदरे तंज़िया लहजे में कहा। अच्छा, ले आऊँगा, साद ने कहा। वो इस वीकेंड पर झील के किनारे बैठा हुआ था। उसकी तरह बहुत से लोग वहाँ पर फिर रहे थे और कुछ देर इधर उधर फिरने के बाद एक बेंच पर आकर बैठ गया। बहुत लापरवाही से एक आइसक्रीम स्टिक खाते हुए वो इधर उधर नज़रें दौड़ाने में मसरूफ़ था जब इसकी तवज्जो 3 साल के एक बच्चे ने अपनी तरफ मबजूल कर ली। वो बच्चा एक फुटबॉल के पीछे दौड़ रहा था और उससे कुछ फासले पर स्याह हिजाब ओढ़े एक लड़की खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए इस बच्चे को देख रही थी। वो वहाँ मौजूद बहुत से एशियन में से एक थी, मगर हिजाब में मलबूस वाहिद लड़की थी। वो लाशौरी तौर पर इसे देखे गया। वो बच्चा फुटबॉल को पाँव से ठोकर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेंच की तरफ आ गया था। एक और ठोकर ने बाल को सीधा सलाल की तरफ भेज दिया। गैर इरादी अमल के तहत सलाल ने इसी तरह बैठे बैठे अपने दाएं पाँव में पहने हुए जॉगर की मदद से इस बॉल को रोका और फिर पाँव हटाया नहीं बल्कि इसी तरह फुटबॉल पर ही रखा। मगर इस बार इसकी नज़र इस लड़की की बजाय इस बच्चे पर थी जो तेज़ रफ्तारी से इस बॉल के पीछे इसकी तरफ आया था। इसके बिल्कुल पास आने के बजाय वो कुछ दूर रुक गया। शायद वो तवक्का कर रहा था कि सलाल बाल को इसकी तरफ लुढ़का देगा, मगर सलाल इसी तरह फुटबॉल पर अपने एक पाँव रखे बाएं हाथ से आइसक्रीम खाते हुए दूर खड़ी इस लड़की को देखता रहा। शायद इसे तवक्का थी कि अब वो करीब आएगी। ऐसा ही हुआ था। कुछ देर तक इस फुटबॉल ना छोड़ते देखकर वो लड़की कुछ हैरानी से आगे इसकी तरफ आई थी। ये फुटबॉल छोड़ दें, इसने करीब आकर बड़ी शाइस्तगी से कहा। सलाल चंद लम्हे से देखता रहा। फिर इसने फुटबॉल से अपना पाँव उठाया और वहीं बैठे बैठे फुटबॉल को एक ज़ोरदार किक लगाई। फुटबॉल
उड़ते हुए बहुत दूर जा गिरी। किक लगाने के बाद इसमें इत्मीनान से इस लड़की को देखा। इसका चेहरा अब सुर्ख हो रहा था, जबकि वो बच्चा एक बार फिर इस फुटबॉल की तरफ भागता जा रहा था जो अब कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इस लड़की ने ज़ेरे लब इससे कुछ कहा और वह फिर वापस मुड़ गई। सलार इसके मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ को सुन या समझ नहीं सका, मगर उसके सुर्ख चेहरे और तासुरात से वो ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकता था कि वो कोई खुशगवार अल्फाज नहीं थे। इसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी भी हुई, मगर जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि इसने ये हरकत क्यों की थी। वो लड़की इमामा से मुशाबहत रखती थी। वो लंबे से स्याह कोट में स्याह हिजाब ओढ़े हुए थे, दराज कद और बहुत दुबली पतली थी, बिल्कुल इमामा की तरह। इसकी सफ़ेद रंगत और स्याह आंखें भी इसे इमामा जैसी ही महसूस हुई थी। इमामा बहुत लंबी चौड़ी चादर में खुद को छुपाए रखती थी। वो हिजाब नहीं लेती थी, मगर इसके बावजूद इस लड़की को देखते हुए इसे उसका ख्याल आया था और लाशऊरी तौर पर उसने वो नहीं किया जो वो लड़की चाहती थी। शायद उसे किसी हद तक ये तस्कीन हुई थी कि इसे इमामा की बात नहीं मानी, मगर वो इमामा नहीं थी। आखिर क्या हो रहा है मुझे? इस तरह तो इसने हैरान होते हुए सोचा। वो जेब में से एक सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। सिगरेट की कश लेते हुए वो एक बार फिर इस लड़की को देखने लगा जो अपने बच्चे को फुटबॉल के साथ खेलते देखकर मुस्कुरा रही थी। सलार इसे देख रहा था और इसके अलावा हर शय से बेनियाज नजर आ रहा था। इस रात वो काफ़ी देर तक इमामा के बारे में सोचता रहा, इसके और जलाल अंसर के बारे में। इसे यकीन था अब तक वो दोनों शादी कर चुके होंगे, क्योंकि अपना निकाह नामा सिकंदर से हासिल करने के बाद वो ये जान चुकी होगी कि तलाक का हक पहले ही इसके पास था। इसे इस सिलसिले में सलाह की मदद की ज़रूरत नहीं थी। ये जानने के बावजूद कि जलाल अंसर इसके कहने पर भी इमामा से शादी पर तैयार नहीं हुआ था, इसे फिर भी न जाने क्यों ये यकीन था कि जलाल अंसर एक बार इमामा के पास पहुँच जाने पर इसे इनकार नहीं कर सका होगा। इसकी मिन्नत समाजत पर वो मान गया होगा। इमामा इसके मुकाबले में बहुत खूबसूरत थी और इमामा का ख़ानदान मुल्क के ताकतवर तरीन ख़ानदानों में से एक था। कोई अहमक ही होगा जलाल अंसर जैसी हैसियत रखते हुए इमामा को सोने की चिड़िया ना समझता हो, या फिर हो सकता है वो वाकई इमामा की मोहब्बत में मुब्तला हो। जो भी था, इसे यकीन था कि वो दोनों शादी कर चुके होंगे और पता नहीं किस तरह हाशिम अबीन की आंखों में धूल झोंक कर छुपने में कामयाब हुए होंगे, कि या ये भी मुमकिन है कि हाशिम अबीन ने अब तक इन्हें ढूंढ निकाला हो। मुझे पता तो करना चाहिए इस बारे में, इसने सोचा और फिर अगले ही लम्हे खुद को झिड़का। फॉर गॉड सेक सलार, दफ़ा करो, इसे जाने दो। क्यों खामखा उसके पीछे पड़ गए हो? ये जानकर आखिर क्या मिल जाएगा कि हाशिम अबीन इस तक पहुँचे या नहीं? इसने बेख्तियार खुद को झिड़का, मगर इसका तजस्सुस ख़त्म नहीं हुआ। वाकई मैंने यहाँ आने के बाद ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की हाशिम अबीन अब तक इस तक पहुँचे हैं या नहीं? इसे हैरानी हो रही थी। मेरा नाम वेनिस एडवर्ड है। वो लड़की इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली। वो इस वक्त लाइब्रेरी की बुक शेल्फ से एक किताब निकाल रहा था जब वो इसके करीब आई थी। सलार सिकंदर, इससे वेनिस से हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ करवाया। मैं जानती हूँ तुम्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं है, वेनिस ने बड़ी गर्म शोर से कहा। सलार ने उसे ये नहीं कहा कि इसे भी तारुफ की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी क्लास के 50 बच्चों को लोगों को इनके नाम से जानता और पहचानता था। ना सिर्फ ये, बल्कि वो ब्रीफ बायोडाटा भी इनके के बगैर इनके किसी की गलती के भी बता सकता था। जैसे वो इस वक्त वेनिस को ये बताकर हैरान कर सकता था कि वो न्यू जर्सी से आई थी। वहाँ वो साल के एक ब्यूरेज कंपनी में काम करती थी। इसके पास मार्केटिंग की एक डिग्री थी और वो दूसरी लेने के लिए वहाँ आई थी, और वो उससे कम से कम 6-7 साल बड़ी थी। अगरचे अपने कदो कामत से सलार इसे बड़ा लगता था, मगर वो जानता था कि वो इस वक्त अपने बेंच में सबसे कम उम्र था। अपने बेंच में सिर्फ वही था जो किसी कोई जॉब किए बगैर सीधा MBA के लिए आया था। बाकी सब कहीं ना कहीं कुछ साल काम करने का तजर्बा हासिल कर चुके थे, मगर इस वक्त वेनिस को ये सब कुछ बताना इसे कुछ फहमी का शिकार करने के मुतरादिफ था। अगर मैं आपको कोई दावत दूं तो, वेनिस ने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, तो मैं इसे कबूल कर लूँगा। वो इसकी बात पर हंसी। तो फिर चलते हैं, काफ़ी पीते हैं। सलार ने कंधे झुकाते हुए किताब को दोबारा शेल्फ में रख दिया। कैफेटेरिया में बैठकर वो दोनों तकरीबन आधा घंटा एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। ये वेनिस के साथ इसकी शनासाई का आगाज़ था। सलार के लिए किसी लड़की के साथ ताल्लुकात बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो ये काम बहुत आसानी से कर लिया करता था। इस बार मज़ीद आसानी ये थी कि पहली पहल वेनिस की तरफ से हुई थी। 3-4 मुलाकातों के बाद इसने एक रात वेनिस को अपने फ्लैट पर रात गुजारने के लिए इनवाइट कर लिया था और वेनिस ने किसी तामुल के बगैर इसकी दावत कबूल कर ली।
वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाद इकट्ठे बहुत सी जगहों पर फिरते रहे। सलाह के फ्लैट पर इनकी वापसी लेट नाइट हुई थी। वो किचन में अपने और इसके लिए गिलास तैयार करने लगा जब वेनस ने बेतकल्लुफ़ी से इधर उधर फिरते हुए इसके अपार्टमेंट का जायज़ा ले रही थी। फिर वो इसके करीब आकर काउंटर के सामने खड़ी होगी। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है तुम्हारा। मैं सोच रही थी कि तुम अकेले रहते हो तो अपार्टमेंट का हुलिया खासा ख़राब होगा, मगर तुमने तो हर चीज़ बड़े सलीके से रखी हुई है। तुम ऐसे ही रहते हो या ये एहतमाम ख़ास मेरे लिए किया गया है? सलार ने एक गिलास इसके आगे रख दिया। मैं ऐसे ही रहता हूँ, करीने और तरीके से। इसने घूंट भरा और गिलास दोबारा काउंटर पर रखते हुए वो वेनस के करीब चलाया और इसने इसके दोनों कंधों पर हाथ रख दिया। वेनस मुस्कुरा दी। सलार ने इसे अपने कुछ और करीब कर लिया और फिर यकदम साकत हो गया। इसकी नज़रें वेनस की गर्दन की जंजीर में झूलते हुए मोती पर पड़ी थीं, जिसे आज इसने पहली बार देखा था। सर्दी के मौसम की वजह से वेनस भारी भरकम स्वेटर्स और जैकेट्स पहना करती थी और इसने एक दो बार इसके खुले कॉलर से नज़र आने वाली इस जंजीर को देखा था, मगर इस जंजीर में लटका हुआ वो मोती आज पहली बार इसकी नज़रों में आया था, क्योंकि आज पहली बार वेनस एक गहरे गले की शर्ट में मलबूस थी। वो इस शर्ट के ऊपर एक स्वेटर पहने हुए थी, जिसे इसने सलार के अपार्टमेंट में आकर उतार दिया था। इसके चेहरे की रंगत बदल गई। एक झमाके के साथ वो मोती से कहीं बहुत पीछे किसी और के पास ले गया था। मसा करते हाथ और उंगलियां, हाथ और कलाई से कोहनी तक का सफ़र करती उंगलियां, आंखों से पेशानी से सफ़ेद चादर और नीचे स्याह बालों पर फिसलते हुए हाथ। इमामा की गर्दन के गिर्द मौजूद जंजीर तंग थी। इसमें लटकने वाला मोती उसकी हंसली की हड्डी के साथ बिल्कुल साथ झूलता था। जंजीर थोड़ी सी भी लंबी होती तो वो इसे देख ना पाता। इस रात वो बहुत तंग गले की शर्ट और स्वेटर में मलबूस थी। इस मोती को देखते हुए वो कुछ देर के लिए मलफलूज हो गया। वो इसे किस वक्त याद आई थी। उसने मोती से नज़र चुराने की कोशिश की। वो अपनी रात ख़राब नहीं करना चाहता था। इसने वेनस को देखकर दोबारा मुस्कुराने की कोशिश की। वो उससे कह रही थी कि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे तुम्हारी आंखों से घिन आती है। किसी आवाज़ ने उसे एक चाबुक मारा था और उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। वेनस के वजूद से उसे अपने बाजू हटाते हुए वो चंद कदम पीछे मुड़ा और काउंटर पर पड़ा हुआ गिलास उठा लिया। वेनस हक्का बक्का उसे देख रही थी। क्या हुआ? वो चंद कदम आगे बढ़ाई और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ तजवीज़ से पूछा। सलार ने कुछ कहे बगैर एक ही सांस में गिलास खाली किया। वेनस इसका जवाब न देने पर कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देख रही थी। वेनस ने इसकी दिलचस्पी ख़त्म होने में सिर्फ चंद मिनट लगे थे। वो नहीं जानता इसे क्यों उसके वजूद से उलझन होने लगी थी। वो पिछले 2 घंटे एक नाइट क्लब में इसके साथ डांस करता रहा था और वो उसके साथ बेहद खुश था, और अब चंद मिनटों में सलार ने अपने कंधे झटके और सिंक की तरफ चला गया। वो अपना गिलास धोने लगा था। वेनस दूसरा गिलास लेकर इसके पास चली। सलार ने इससे गिलास ले लिया। वो अपने सीने पर दोनों बाजू लपेटे इसके पास बिल्कुल पास खड़ी इसे देखती रही। सलार की इसकी नज़रों से झुंझुलाहट हो रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। गिलास को शेल्फ पर रखते हुए उसने मैंने से कहा। वो हैरानी से उसे देखने लगी। वो बिलवास्ता तौर पर इसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। वेनस के चेहरे का रंग बदल गया। सलार का रवैया बेहद तौहीन अमेज़ था। वो चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर तेज़ी के साथ अपना स्वेटर और बैग उठाकर अपना अपार्टमेंट का दरवाज़ा झमाके से बंद करके बाहर निकल गई। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर सोफा पर बैठ गया। वेनस और इमामा में कहीं किसी किस्म की कोई मुशाबहत नहीं थी। दोनों की गर्दनों में मौजूद मोती भी बिल्कुल एक जैसा नहीं था। इसके बावजूद इस वक्त उसकी गर्दन में झूलते उस मोती को देखकर बेख्तियार वो याद आई थी। क्यों? अब फिर क्यों? आखिर इस वक्त क्यों? वो बेहद मुश्तिल हो रहा था। उसकी वजह से उसकी रात ख़राब हो गई थी। उसने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ एक क्रिस्टल का गुलदान उठाया और पूरी कुव्वत से इसे दीवार पर दे मारा। वीकेंड के बाद वेनस से इसकी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन वो इसे बड़े रुखे और उखड़े हुए अंदाज में मिला। ये उससे ताल्लुकात शुरू करने से पहले ही ख़त्म करने का वाहिद रास्ता था। इसे हर औरत से झुंझुलाहट होती थी जो उसे किसी भी तरह से इमामा की याद दिलाती, और वेनस इन औरतों में शामिल हो गई थी। वेनस जो इसकी तरफ से किसी माजरत और अगली दावत का इंतज़ार कर रही थी, वो इसके इस रवैये से बुरी तरह दिल बर्दाश्ता हो गई थी। याले में ये इसका पहला अफेयर था।